हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो मैंने वेक्टर के पिछले वीडियो में आपको वेक्टर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया था। इस वीडियो में मैं वेक्टर्स के और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करूंगा। ओके, तो आज जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियो देखने से पहले हमारे पहला वीडियो देख लीजिए। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दे रहा हूँ, जिससे जो भी मैं आज भी पढ़ाऊँगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, और हाँ, जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए आज आप लोग सीखेंगे पैरालेलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछला वीडियो में आपने सीखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज आप सीखेंगे पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, बाकी डेरिवेशन सेम एज प्रीवियस जो मैंने करा था आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में। बस एक सिंपल सा क्या है कॉन्सेप्ट है, इसमें देखेंगे ये क्या कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction, when two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a same point, then its resultant will be represented by magnitude and direction, represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। समझेंगे आप लोग क्या बताना चाह रहा है कि अगर मैं दो वेक्टर लूँ, ठीक, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, राइट है, ये ए वेक्टर पकड़ लो और ये बी वेक्टर पकड़ लो। ओके, नाउ अब इनका बीच के एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी हियर, अगर कोई दो वेक्टर है और वो इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आपको सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके पैरेलल आप बना लें, राइट है। जब एक पैरेललोग्राम आप बना लोगे, राइट है, तो ये जब पैरेललोग्राम बनेगा तो इसका जो डायगोनल है, राइट है, ये डायगोनल ही इन दोनों का रिजल्टेंट को दर्शाएगा और ये रिजल्टेंट और कुछ नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, राइट है ना। ये रिजल्टेंट और कुछ नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। बात आई समझ में। तो ये चीज कहता है आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो, आप एक बॉल है, राइट है, आप कोई एक बंदा
इसको इधर फोर्स लगा रहा है F1 से, राइट है। कोई बंदा इसको इधर फोर्स लगा रहा है F2 से। अब आप बताओ ये बॉल किधर जाएगा, तो आप बताओगे ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा, प्रैक्टिकली यही तो होगा। तो आप बोलोगे ये इधर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, आप ध्यान से समझो। अगर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, मैं इसको रिजल्टेंट बना सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसका डायगोनल, तो इसका डायगोनल डायरेक्शन क्या, इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है, डायगोनल, मतलब ऐसे ही तो जाएगा। यानी इन दोनों का इफेक्ट वही फॉलो करेगा जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, या एक ही चीज़ अभी समझा देंगे थोड़ी देर में कि ये कुछ ना कुछ ट्राइंगल ही है, वही चीज़ है, ठीक है, बस इसको देखने का नज़रिया वही है ना। तो इसका इफेक्ट आपको कहाँ मिला, रिजल्टेंट में मिला, राइट है ना। अब आप देखो ध्यान से, मैं इस एंगल को अल्फ़ा बोल रहा हूँ, इस एंगल को अल्फ़ा बोल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको O बोलता हूँ, इसको P बोलता हूँ, इसको Q बोलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ाया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो यानी ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है, यही एंगल थीटा ही होगा। अगर इसको मैग्नीट्यूड B है तो ये भी PQ भी क्या होगा, B ही होगा, राइट है। तो अब आप एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड वाइज इसका मैग्नीट्यूड B है और इसका मैग्नीट्यूड A है, और ये जो Q है इसको N बोल दे रहे हैं। अब आप गौर से देखना, ये वाला ट्राइंगल O, राइट है, Q N, राइट, ये वाला दिख रहा है आपको, O Q N दिखा, ये बस इसी पे फोकस करो। क्या ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ही तो नहीं है क्या? यस, एकदम वही है। यानी क्या समझे थे, आपको समझने की कोशिश करना। आप क्या समझे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने क्या बनाया था, हमने ऐसा डायग्राम बनाया था और हमने एंगल ये लिया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था या नहीं था? अब मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट है पिछला वीडियो में कि मैं किसी भी वेक्टर को किधर भी इस प्लेन में कहीं भी ले जा सकता हूँ। शर्त क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। तो मैं बस इसको इधर रखूँ या इसको खसका के यहाँ रख दूँ, कोई अंतर होगी क्या? कुछ अंतर नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी भी इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई खिलवाड़ नहीं किया हूँ। बस मैं इसको रिप्लेस करके मैं इधर लेके आ गया। अब ये लेके आ गया तो इसका मैंने जब इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करा तो इसका रिजल्टेंट कैसे बदल सकता है? एकदम नहीं बदल सकता। यानी बस ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। बट ये कॉन्सेप्ट लगाना ट्राइंगल से ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि किसी भी दो वेक्टर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, राइट है, तो यहाँ से पहली बात तो मैं थीटा तुरंत बता सकता हूँ और बहुत ही आसान है। अगर एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है तो मैं सीधा इसका बीच में बोल दूंगा भाई साहब इसका रिजल्टेंट इधर होगा। देखो मैं फटाफट कहीं से भी मैं इसका अप्लाई कर सकता हूँ। मान लो एक वेक्टर ऐसा लग रहा है, एक वेक्टर ऐसा लग रहा है, राइट, तो मैं बता दूंगा भैया इसका रिजल्ट है, मान लो ये ए है और ये बी है, इसका रिजल्ट किधर होगा? तो बोलोगे सर इसके बीचों बीच ये रिजल्टेंट होगा। मैं देखो ये लगाना बहुत आसान है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा डायगोनल बनाना पड़ जाता है, बट इसको लगाना बहुत आसान होता है। क्या? इसका रिजल्टेंट इफेक्ट किधर होगा? मान लो एक वेक्टर, अब उल्टा अगर वो को टर्मिनस वेक्टर है, मान लो कुछ ऐसा है, राइट है, एक वेक्टर ऐसा लग रहा है दूसरा वेक्टर ऐसा लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? मिडिल में एकदम बीचों बीच, बट डायरेक्शन वैसा ही नेचर का होगा इधर, या ऐसे बनाओ या उसको ऐसा बनाओ, राइट है। मैं वेक्टर को कहीं भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ या यहाँ भी बना सकता हूँ, ठीक है। वेक्टर को इस लाइन में कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी यही तो बनाया था। मान लो यहाँ एक बॉल रखी हुई है, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स किधर जाएगा? बॉल ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर जाएगा? इस रेड लाइन की तरफ जाएगा, मतलब उनके रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ट्राइंगल OQN की बात करें, याद देखो मैंने पिछले बार आपको उसमें क्या बोला, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बताया था कि ये क्या निकलती है, ये निकला था B cos थीटा और ये निकला था B sin थीटा। याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है? तो सब चीज़ वही जब बन गया तो क्या है, तो आपको पता ही है कि R पीछे में क्या आया था, एकदम सेम डेरिवेशन, कोई चेंज नहीं होगा। तो A² + B² + 2AB cos थीटा, राइट है। जो लोग नहीं देखे हैं मेरे पिछला वीडियो, मैं इसको आप पहले सबसे पहले जाकर
मैं लिंक भेज दे दिया हूँ, आप उसको सबसे पहले जाकर आप पहले देख लीजिए तो ही आपको समझ में आएगा। ओके नाउ, तो आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो वो जो सेम आएगा जो पिछला वीडियो में आया था, ठीक है, जो पिछला कॉन्सेप्ट हुआ था वही सेम यहाँ भी आएगा, राइट है ना। तो यहाँ भी आर क्या होगा, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट है ना। नाउ तो उसी तरह से यहाँ बताओ ये अल्फा क्या आएगा, तो सेम बताओ, मैंने सिखाया था ना अल्फा लिखने, tan अल्फा होगा किस पे एंगल है, तो ए पे है ना, तो ए आपका अकेला रहेगा, प्लस क्या होगा, तो होगा यहाँ पर बी साइन थीटा बाय बी कॉस थीटा, राइट है ना। तो इस प्रकार से आप लोग वही डेरिवेशन को फिर से यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने सिखाया क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग सीखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या बता रहा है, व्हेन एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल then it is represented in magnitude and direction by the various sides of the open polygon taken in the same order then their resultant will be represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मान लो किसी बॉडी पे बहुत सारा वेक्टर लग रहा है, उसको मैं सजा रहा हूँ एक ओपन पॉलीगॉन में, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करो, एक बॉल है, मान लो इसमें एक फोर्स ऐसा लग रहा है, राइट है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स, राइट है, मान लो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स समझ लो पकड़ लेते हैं ऐसा लग रहा है, ठीक। ये मान लो या कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर, ये कोई बॉल है, राइट है। इस बॉल पे 4 वेक्टर मान लो लग रहा है। अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। शर्त है ना, क्या शर्त है कि आप वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मत बदलना। तो देखो ए ऐसा था, ए ऐसा है, तो ये ए वेक्टर है। बी ऐसा था, मैं बी को भी ऐसा ही रखूँगा, तो ये बी वेक्टर है। सी ऐसा था, मैं सी को भी ऐसा ही रखूँगा, तो ये सी वेक्टर है, राइट। डी ऐसा था, मैं डी को भी ऐसा ही रखूँगा। डी ऐसा था ना,
तो मैं डी को भी ऐसा ही रखूँगा, तो ये डी वेक्टर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या ये ओपन पॉलीगॉन नहीं बना? यस, ये एक ओपन पॉलीगॉन है। तो इनका रिजल्टेंट और कुछ नहीं है, बस इसको साइड को क्लोज करो और जो नीचे से चल रहा था उसका ऑपोजिट ले लो और ये रिजल्टेंट ही होगा। और ये रिजल्टेंट और कुछ नहीं है, ये सबका वेक्टर सम होगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। और यही ये लॉ बोल रहा है। देखो प्रूफ इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मानो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ये है, राइट? ये R1 है, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर और कुछ नहीं होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। पता है था आपको। नाउ नेक्स्ट, अब इस वाले में देखना, राइट है? इस वाले में ट्राइंगल में जो मैंने अभी बनाया, ये वाला और ये वाला, तो इसमें रिजल्टेंट ये होगा। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये तो ऑलरेडी ए प्लस बी था और ये सी था, यानी ये वाला पार्ट और कुछ नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर और रिजल्टेंट तो जुड़ता है। अच्छा, अब इस वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल में दिख रहा है, ये वाला लास्ट वाला ट्राइंगल है ना। अब ये a प्लस बी प्लस सी है और ये d है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? तो रिजल्टेंट बस d भी इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि जब भी पॉलीगन होता है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके रिजल्टेंट निकालते हैं, राइट है ना? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट है, क्या है? तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो चलिए और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो चलिए और कुछ नए कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म को समझते हैं। पहला और कुछ टर्म है, ये है, तो पहला जो टर्म सीखते हैं वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके, किसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे? ओके, व्हेन द एंगल बिटवीन two vectors is 90 degree, ठीक है, then the two vectors is known as orthogonal vector या both are known as orthogonal to each other. okay, now अगर ऑर्थोगोनल है तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा आपको बता चुके हैं। मान लो ए और बी एक दूसरे ऑर्थोगोनल है तो उसका रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। तो ऑर्थोगोनल कहीं भी कॉन्सेप्ट आ जाए, ऑर्थोगोनल का और कोई मतलब नहीं होता है, बस वो बताना चाह रहा है कि उसके बीच का एंगल क्या होगी, राइट है ना। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं सीखने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। नाउ कंपोनेंट कब लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, समझेंगे अब आप। देखो, मान लो मैं दो एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। अब कोई वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड ए होगा, वो एक्स से थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, राइट है। अब मुझे चाहिए कि ये कौन सा डायरेक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना एंगल है। मैं चाहता हूँ इसको एक्स और वाई, जितना भी वेक्टर है मैं क्या करता हूँ उसको एक्स और वाई कंपोनेंट, मतलब एक्स और वाई फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिससे क्या होता है तो मुझे क्वेश्चंस डील करने में आसानी होता है, राइट है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक। जब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब आप देखो, तो इसका मैंने यहाँ से देखो ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना, एक ट्राइंगल। मान लो इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, चलो ये O है, ये P है और ये Q है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्राइंगल में मैं क्या लिखने जाता हूँ, कॉस थीटा को लिखने जा रहा हूँ, तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H, B/H, तो B क्या है, OQ,
और h क्या है, h और कुछ नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड a है, राइट है, तो मैं a बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ से OQ क्या आ जाएगा, तो OQ आ जाएगा a cos थीटा। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूँ कि इसमें साइन थीटा आप बताओ, तो साइन थीटा क्या बोलोगे, आप बोलोगे PQ बाई a, यानी PQ बाई a। तो यहाँ से PQ क्या आ जाएगा, तो PQ आ जाएगा a साइन थीटा। क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। कुछ समझ में आया? अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी क्या मैं क्या करता हूँ, इसका इमेज को यहाँ प्रोजेक्ट करता हूँ, यानी इसको प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ प्रोजेक्ट करा, ठीक है, और इसका यहाँ मैंने प्रोजेक्ट करा, राइट। अब ध्यान से देखो, तो मैंने इसको इसी का एक इमेज x पे लिया और इसी का y पे लिया। तो x वाला जो आया क्या आया, a cos थीटा आया, और y वाला क्या आया, a sin थीटा आया, राइट है। तो ये जो आया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसका, a वेक्टर का। और ये जो आया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, राइट है। अब आप देखो, जैसे मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में कर दिया, अब ए का बोलने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब मैं आराम से इस वेक्टर को हटा सकता हूं, और ये वेक्टर और कुछ नहीं है, ये ए वेक्टर को मैंने दो वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। मैं दो वेक्टर को क्या कर दिया, इस वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, इसीलिए इसी बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब आप देखो, अब देखो ध्यान से, ये क्या आया था, a cos थीटा, और ये क्या है, a sin थीटा। अब आपको पता है जो परपेंडिकुलर, तो मैं ये लगा दूंगा, अगर ये लगाऊंगा तो रिजल्ट आपको मालूम बीच में होगा, ठीक है। अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो ए ही आएगा, और यही तो आएगा ही, है ना, और यही तो हम किए हैं। यानी क्या हुआ इससे फायदा, इससे फायदा ये हुआ, अब जितने भी वेक्टर है, जितने भी वैरायटीज ऑफ वेक्टर है, मैं सबको एक्स और वाई में रिप्रेजेंट कर दूंगा, और अगर वो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दूंगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर दूंगा, और इस प्रकार से मुझे नेट रिजल्टेंट वेक्टर और क्वांटिटी पता चल जाता है। इस कॉन्सेप्ट से क्या है, वो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ओके, नाउ अब आप लोग जरा ध्यान से एक छोटे सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे, ठीक है। बहुत ही रेयरली यूज करना है, बट फिर भी वो समझने की चीज है। यहाँ पे दो एक्सिस क्या है, एक्स और वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मान लो एक्स ऐसा है और वाई ऐसा है, मान लो, ठीक है, कोई दो, मैं तो एक्सिस किसी को मान सकता हूँ ना, दो लाइन है, मैं उसके बीच में, है ना, एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 नहीं है, और मान लो, ठीक है, अब हमको कोई वेक्टर दिया है, ठीक, क्या दिया है, कोई वेक्टर है। अब हमको ये ए वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ठीक। अब आप देखो यहाँ ध्यान से, अब मुझे क्या करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो यहाँ से मैं एक पैरेललोग्राम प्लॉट करूँगा, राइट। मैं क्या करूँगा, एक पैरेललोग्राम प्लॉट करूँगा। यहाँ से देखो, आप पैरेललोग्राम प्लॉट कर रहे हैं, देखो मैंने एक पैरेललोग्राम प्लॉट करा ना पैरेललोग्राम। अब आप गौर से देखना, मैं क्या बोलता हूँ, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, मैं बोल दिया, ठीक। अब अगर ये बीटा, तो ये भी बीटा होगा कि नहीं होगा, यस, ये भी बीटा। नाउ अब आप देखो, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एक्स ए एक्स, और ये जो पार्ट आया इसको बोलते हैं ए वाई। नाउ अब मैं ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ठीक है, अच्छा ये अल्फा ये बीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, तो आपको पता है तीनों का सम 180 होता है, तो ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक। नाउ अब आपको पता है साइन रूल पता है क्या, साइन रूल क्या कहता है, मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये एंगल ए
ये B और ये C है, तो ये मान लो इस साइड A है, ये B है और ये C है, ये एंगल है। तो साइन रूल कहता है कि A जो भी साइड लोगे उसका ऑपोजिट एंगल का साइन के साथ ले लो, बराबर B बाय ऑपोजिट एंगल को साइन के साथ ले लो, बराबर C बाय ऑपोजिट एंगल साइन के साथ ले लो। इसी को कहते हैं साइन रूल। इसी क्या कहते हैं? साइन रूल। ठीक यही रूल यहाँ पे हम लगाएंगे। नाउ ध्यान से देखना, AX राइट है, तो पहले आप ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये क्या है? ये है A वेक्टर, है ना, यही है A। ठीक, नाउ सी हियर। अब ये जो A वेक्टर है, A माने है ना, अच्छा, इस A वेक्टर यानी इसका बाई ये साइड और इसका ऑपोजिट क्या है? क्या है? साइन, बोलो 180 माइनस अल्फा प्लस बी, राइट है, इज इक्वल टू, बोलो AX, ये साइड इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? तो AX बाय साइन बीटा इज इक्वल टू, ये वाला बोलो, ये वाला क्या था आपका? AY है ना, यही तो AY है, तो AY बाय कौन सा एंगल लेंगे? अल्फा लेंगे, तो AY बाय साइन अल्फा बोल सकते हैं क्या? अच्छा, नाउ अब आप ध्यान से देखेंगे इस बात को। अब मैं दो को कंपेयर करता हूँ, तो बताओ A बाय साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ही होगा, इज इक्वल टू AX बाय साइन बीटा। अब आप ऑब्जर्व करेंगे नाउ, तो यहाँ से AX क्या आ गया? तो AX आ गया A साइन बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से बताओ AY क्या आ जाएगा, तो उसी तरह जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा A साइन अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको आप लोग दो फार्मूला को नोट कर लेना। अब आप लोग ध्यान से देखना, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता तो क्या होगा? अब आप लोग ध्यान से सुनना, अगर अल्फा प्लस बीटा नोट, ठीक है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट है ना, तो आप बताओ, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा 90, तो साइन 90 1 हो जाएगा, और साइन 90 1 हो जाएगा तो नीचे तो 1 हो गया, तो बताओ AX क्या आएगा? AX आ जाएगा A साइन बीटा, और A साइन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीटा को 90 माइनस अल्फा, तो यानी क्या हो जाएगा? A कॉस अल्फा। उसी तरह से AY क्या हो जाएगा? A साइन अल्फा, और इसी तरह A साइन अल्फा जब मैं यह था ना, तो A राइट है, तो साइन अल्फा हो गया, तो A कॉस अल्फा और A साइन अल्फा, ठीक ही तो है नाउ। और पीछे क्या आया था? ध्यान से देखो, मैंने अल्फा माना था, अगर ये थीटा अल्फा हो जाता तो क्या आया था? A कॉस थीटा, वहाँ अल्फा माना हूँ तो वहाँ A कॉस अल्फा और A साइन अल्फा आ गया कि नहीं आ गया? यानी क्या ये वाला का ही क्या रूप है कि कभी कदाल अगर वो परपेंडिकुलर ना दिया हो तो मैं उसमें भी क्या कर सकता हूँ? कंपोनेंट कर सकता हूँ, राइट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जेईई में लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो चलिए कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और दो इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल को समझते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है। टू इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल, ओके। नाउ सी हियर, दो ट्राइंगल आप लोग हमेशा याद रखना, एक 53 डिग्री का और एक 37 डिग्री का, राइट है। ये 53 डिग्री का है और एक 37 डिग्री का है। आप लोग तीन ट्रिपलेट याद रखना, 3, 4 और 5, ये नंबर आप याद रखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, 5 सबसे बड़ा है तो डायगोनल में 5 बैठा देना। बचा कौन सा नंबर? 3 और 4, राइट है।
अगर बड़ा एंगल है तो आपको पता है जितना थीटा बड़ा होगा तो साइड बड़ा होता है ऑपोजिट वाला, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो वह बड़ा 4 है और छोटा इधर है। 37 है ना, तो सामने छोटा होगा फिर ये बड़ा होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप यहाँ से ये ट्राइंगल अगर याद है तो मैं अगर आपको बोलूँ बताओ cos 53 डिग्री क्या होगा, तो आप फट से बता सकते हैं ना, b/h होता है, b/h मतलब 3/5। अगर मैं आपको बोलूँ बताओ sin 53 कितना होगा, तो आप बोलेंगे p/h मतलब 4/5। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूँ cos 37 डिग्री क्या होगा, तो आप बताओगे b/h मतलब 4/5। अगर मैं आपको बोलूँगा कि sin 37 डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे p/h मतलब 3/5। और इस प्रकार से आप कोई भी रेशियो को, है ना, किसी भी एंगल जहाँ भी ज़्यादातर आपको फिजिक्स में एंगल 53 और 37 दिया जाता है, तो वहाँ से इस सब को आप आराम से डील कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। नाउ मान लो कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कोई वेक्टर है, ठीक है। तो उसका जो स्केलर पार्ट है, ये जो स्केलर पार्ट बोलते हैं, राइट है, तो ये जो स्केलर पार्ट है मतलब इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ए एक्स ए वाई और ए जेड, है ना, इसको कहते हैं, 3 गो है, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। किसका, इस ए वेक्टर का, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। ओके, नाउ मान लो, ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर का रूट करेंगे। नाउ अब अगर आपको बोलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक, तो इसके 3 डायरेक्शन कोसाइन होंगे, क्या क्या, तो पहला ए एक्स बटे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, फिर दूसरा ए वाई बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, थर्ड ए जेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का। कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका जो भी एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट लिखो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करो, डिवाइड कर दो, पहला डायरेक्शन कोसाइन। उसका जो वाई पार्ट है उसको लिखो और बटे टोटल का जो मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर दो, वाई उसका सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, राइट है। अब ध्यान से समझना, मान लो इसको L बोलता हूँ पहला वाला पार्ट को, और इसको M बोलता हूँ और इसको N बोलता हूँ, ठीक है, यानी L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। अगर L M N मान लो 3 डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, तीनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ते हो, तीनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ते हो, मतलब तीनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ते हो, तो ध्यान से देखो, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ए इसका ये तो हट जाएगा, ठीक है, तो तीनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ऊपर नीचे कट के आपका एक वैल्यू मिलेगा और वो 1 आएगा। और ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी जब भी कभी भी डायरेक्शन कोसाइन का, यानी किसी भी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम क्या बनता है, यूनिट आता है, यूनिटी आता है, मतलब 1 आता है। ओके, तो इसमें मैंने क्या सीखा कि ये 2 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, एक 53 डिग्री का, एक 37 डिग्री का, आपको याद रखनी है, और कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ओके, नाउ अब आप लोग सीखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर। ओके, तो चलिए सीखते हैं
डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। देखो आप, डिफरेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है वेक्टर में एडिशन ही करते हैं, ठीक है। डिफरेंस को हम लोग एडिशन कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना। नाउ मान लो ए वेक्टर इधर है, ठीक, नाउ बी वेक्टर इधर है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आप बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मुझे तो पता है कि माइनस का कोई चीज़ नहीं होता है कॉन्सेप्ट वेक्टर में, सब वेक्टर में सिर्फ एडिशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस को कैसे लिखते हैं हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब देखो मैं इसको कैसे डील करता हूँ। नेगेटिव मैंने कॉन्सेप्ट दे चुका था कि नेगेटिव मतलब बस उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो मैं बी को क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, और इसे हटा दिया, ये खत्म। अब देखो ये जो वेक्टर आया ये और कुछ नहीं है, यही है माइनस बी वेक्टर, बट इसका मैग्नीट्यूड अभी भी वही है जो पहले था। अब आप बताओ, जैसे वहाँ पे पैरेललोग्राम बनाते थे, अब पैरेललोग्राम यहाँ बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, राइट। अब आप ध्यान से देखो, आप ये एंगल मैंने थीटा माना था पहले, राइट है। अब एंगल क्या हो जाएगा, तो अब आप बोलोगे अब इन दोनों का बीच का एंगल ये है टोटल, और ये और कुछ नहीं है, ये है 180 माइनस थीटा। ये क्या है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये और कुछ नहीं है 180 माइनस थीटा है। यानी अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। और ये जो रिजल्टेंट आया है ये और कुछ नहीं है, ए माइनस बी वेक्टर है। तो मैं फॉर्मूला में लगाता हूँ, मुझे आर पता है फॉर्मूला का कि आर आता है अंडर रूट ए स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए अभी भी ए स्क्वायर लिखेंगे और अभी भी बी स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बता रही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंगल अब कितना हो गया बीच का, 180 माइनस थीटा, राइट है ना। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। और ये जो फॉर्मूला आया ये डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला आ गया, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी वेक्टर को डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट का कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं जहाँ भी क्वेश्चन में आपको चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सीलरेशन, ओके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा वर्ड आए तो समझ जाना कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगानी है। तो आपको लगानी है ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। और जहाँ भी डिफरेंस होगा आप फॉर्मूला में बस एक जगह साइन चेंज कर देना, बस बाकी कुछ अंतर नहीं है। आपको थीटा जो दिया था क्वेश्चन में वही बैठाना। मैंने ऑलरेडी यहाँ कन्वर्ट करके एक जनरल फॉर्मूला किया। अब आपको ये वाला एंगल बार बार नहीं बैठाना है, बस जो थीटा ए और बी के बीच में जो भी एंगल दिया हो आपको क्वेश्चन में, बस उसे यहाँ बैठा देना और ये पूरा सजा हुआ फॉर्मूला है, राइट है ना। ओके, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। नाउ ये एक सवाल है कि अ फोर्स F हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 न्यूटन
डायरेक्शन ऑफ एफ इज एट 37 डिग्री फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, रिप्रेजेंट एफ इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे कैप। देखो आप ध्यान से, अब आप एक सबसे पहले एक्सिस बना लो, राइट, ये x है और ये y है, तो ये क्या होगा x डैश और ये y डैश, नेगेटिव y है। बोला है एक f है जो नेगेटिव एक्सिस के तरफ क्या हो रहा है, लग रहा है, x एक्सिस तरफ लग रहा है, मान लो ये है, यही है F फोर्स, राइट है, और वो क्या कर रहा है 37 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, राइट है। अच्छा, तो इसको रिप्रेजेंट करना है हमको आई कैप और जे कैप में। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी कभी भी कोई वेक्टर एंगल में लगे तो उसको सबसे पहले प्रोजेक्ट कर लेना किसमें, एक्स और वाई के तरफ, उसी को मैंने कंपोनेंट ले लेना। तो देखो मैं इसका कंपोनेंट लेने जा रहा हूँ, जो सामने होगा उधर ही लेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और ठीक इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इधर लेंगे। अभी सिखाए थे जिस पे थीटा होगा उस पे कॉस होता है, मतलब ये होगा एफ कॉस 37 डिग्री और ये आएगा एफ साइन 37 डिग्री। अब आप ध्यान से देखना, ये वाला किसको दर्शा रहा है, तो ये वाला दर्शा रहा है माइनस एक्स एक्सिस को और ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। तो देयरफॉर एफ वेक्टर फॉर्म में कैसे बताएंगे, तो एफ वेक्टर फॉर्म में आएगा एफ कॉस 37 डिग्री, डायरेक्शन इसका किधर है, माइनस एक्स को दर्शा रहा है और एक्स के लिए आई कैप यूज किया जाता है, बट माइनस है तो माइनस आई कैप, प्लस ये पॉजिटिव वाई को दर्शा रहा है इसीलिए इसके लिए पॉजिटिव जे कैप यूज करेंगे। तो एफ साइन 37 डिग्री जे कैप। अब अभी हमने आपको सिखाया है कि 37 आपको फिजिक्स में बहुत यूज़ आएगा, तो आप देखेंगे f की वैल्यू कितना दिया है 15। अब आप लोग याद करना कि 37 डिग्री मैं आपको अभी सिखाया कि 37 डिग्री में ये 37 डिग्री ट्राइंगल, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो cos 37 क्या होगा, तो cos 37 ऑफ b बाई एच मतलब 4/5 और ये माइनस आई कैप प्लस 15 साइन 37 3/5 जे कैप। अब आप देखो ध्यान से, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, है ना। और यही न्यूटन मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैंने गिवन जो भी ये फोर्स है इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और यही इस सवाल का आंसर है। अगर इसका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो इसका रिजल्टेंट यही 15 न्यूटन ही आएगा, राइट है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर। नाउ ये दूसरा सवाल है, क्या कह रहा है, रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शंस which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 डिग्री to the horizontal। देखो ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। नाउ देखो एक स्लोप है, कितना एंगल पे है, 30 डिग्री पर है। मान लो कहीं पे एक ब्लॉक रखी हुई है, कितना है ब्लॉक का वजन, 10 न्यूटन, राइट है। अब आपको पता ही है कि ये देखो ये तो सरफेस है, अब वेट कैसा लगता है, सेंटर ऑफ मास से एकदम नीचे की तरफ, तो मैंने इसको नीचे की तरफ मैंने वेट लगा दिया। आपको पता ही है वेट सेंटर टू द अर्थ का रेडियस होता है, इसीलिए इसका डायरेक्शन नीचे ही होगा और ये वेट और कुछ नहीं है 10 न्यूटन है, राइट है। अब आप ध्यान से देखो, इसको बोला है 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, राइट, और एक कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा, एक कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर ये वाला इधर ही क्यों हुआ, इधर क्यों नहीं जाएगा,
अरे भाई साहब, अगर कंपोनेंट उधर जाएगा तो उसका रिजल्टेंट कभी ये बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। यानी अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर ही जाएगा, तभी ना इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। इसको हटाने के लिए ही तो हो रहा है ना। अच्छा, नाउ अब मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाता हूँ। अब देखो, मैं अगर इसको मिलाता हूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ये वाला, ये 30, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो ये एंगल कितना होगा? तो ये होगा 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता ही है कि ये वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये 60, क्योंकि ये 30, 90 तो ये 60 होगा, और अगर 60 है तो ये 30 होगा। नाउ अगर ये 30 है तो आपको पता ही है जिस पे थीटा टिका होता है वो कॉस होता है। तो बताओ, इसका थीटा इस पे गया ना, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा tan cos 30 डिग्री, और इसके जो भी इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? tan sin 30 डिग्री। बात आ रही है ना समझ में? मतलब क्या, इस पे ये थीटा टिका हुआ है, जिस पे थीटा है उस पे कॉस जाता है, तो इस पे क्या आ जाएगा? tan का इस पे आ जाएगा कॉस, तो tan cos 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर tan sin 30 डिग्री। तो यानी क्या, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी अगर मैं इसको बोलूंगा, राइट है, तो परपेंडिकुलर ओके कंपोनेंट आ जाएगा, वो हो गया tan cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, कटेगा तो 5√3 न्यूटन हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो स्लोप के पैरेलल है, क्या हो जाएगा? तो वो है tan sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री हाफ होती है, मतलब कट के 5 न्यूटन हो जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। नाउ ये अगला सवाल है, अ कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में चल रहा है, टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, ऐसा किसी को नहीं ना लग रहा है कि दोनों 5 है तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा? नहीं, डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर 0 नहीं आएगा। नाउ सी हियर, क्या बताना चाहा, देखो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। एक गाड़ी ईस्ट की तरफ चल रहा है, कितना रफ्तार में? 5 मीटर पर सेकेंड। अचानक वो शार्प टर्न लेकर 90 डिग्री पे मुड़ गया, शार्प टर्न लेकर, और कैसे चलने लगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये V1 है और ये V2 है, राइट है। तो इसका चेंज इन वेलोसिटी बताना है, मतलब आपको V2 माइनस V1 को बताना है, बट कैसा? तो वेक्टर फॉर्म में। कैसा? वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन है दोनों के पास। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाते हैं? अब आपको पता ही है, मैं वेक्टर को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बस इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बताना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ ना रिप्रेजेंट कर, इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखो फिर से रीड्रॉ करता हूँ इसको, तो एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा। ये क्या है? ये V1 है जो 5 है, और V2 भी 5 है, राइट है। एक ईस्ट में जा रहा था, एक नॉर्थ में जा रहा था। अब मुझे निकालना है V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी पूछे तो मुझे माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो देखो माइनस V1 मतलब किधर होगा? इधर साइड होगा, राइट है, यानी V1 ख़त्म, और ये वाला क्या बन गया? माइनस V1 वेक्टर बन गया। अब देखो ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा? तो इसका रिजल्टेंट ये है, और ये और कुछ नहीं है, ये V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर ही है, राइट है। अब आप लोग ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा? तो मैं माइनस है ना, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कि इसका रिजल्टेंट यही तो है, मतलब डेल्टा V बोलता हूँ, डेल्टा V वेक्टर मतलब V2 माइनस V1 वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? डेल्टा V आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आपको फॉर्मूला बता दिया था, क्या होगा? V1 स्क्वायर
प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस कितना थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच में 90, तो कॉस 90। अगर कॉस 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो गया काम से, मतलब क्या आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये ऐसा जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये एस.सी. वर्मा का सवाल है। आप लोग एस.सी. वर्मा फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। नाउ ये सवाल जेई में पूछा गया है कि अ प्लेन मूविंग विथ वेलोसिटी v टर्न्स बाय थीटा एंगल एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v। ओके, तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। समझो, मान लो कोई प्लेन v रफ्तार से चल रहा था, अचानक उसका मान हमने अभी 90 डिग्री करके चल रहा था, ठीक है, बट अब इसका कुछ वेलोसिटी v हो गया और कितना एंगल पे चेंज हो गया, तो थीटा एंगल पे चला गया। तो इसका रिजल्टेंट आपको इसका चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो आप एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अभी हमने सिखाया क्या होता है, बोलो, v स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी था इसलिए v1 v2 v भी हो गया, राइट है। तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ से आएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का जो भी फॉर्म होगा तो 2 साइन स्क्वायर जो भी थीटा होगा उसका आधा कर देना है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा तो जो भी थीटा है उसको कॉस स्क्वायर में आधा कर देना है। तो इसी प्रकार से यहाँ कौन सा फॉर्म है, 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्म है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूँगा 2v स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा था तो थीटा बाई 2, क्योंकि 2 थीटा का आधा करना है तो यहाँ थीटा का आधा कर देंगे। अब आप बताओ, 2 है तो यहाँ से निकल गया 2v साइन थीटा बाई 2, और यही चेंज इन वेलोसिटी है। और इसे आप, ठीक है, ऐसा जनरल फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं और यही सवाल में पूछा गया था, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन करा था पीछे, यानी कि जब भी कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है और उसमें अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है और उसकी डायरेक्शन चेंज होने के बाद वेलोसिटी वही रह गया है, तो इससे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल हो। जैसे पीछे सवाल में मैंने चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पे कितना था, थीटा 90 डिग्री पे हुआ था और वहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से पीछे वाले सवाल में कि 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और आपको पता है साइन 45 कितना होता है, ठीक है, 2 इंटू 5 और ये होता है 1/√2। अब आपको पता है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, और यही पीछे में आया था, राइट है। तो मैं एज अ फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, मतलब इस सब सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ प्रॉब्लम होगी, मुझे डायरेक्शन बताने के लिए मुझे प्लॉट करना ही पड़ेगा, बट अगर मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला बैठाऊँगा और मेरे पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। और कोई भी थीटा दिया हो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो ये एक सवाल है, द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ओके। नाउ अब एक बात बताओ, डिफरेंस बोला है तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है कि r इज इक्वल टू, मान लो ए बी वैक्टर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पहले फॉर्मूला लिख लिए,
अब क्या क्या दिया है, बोला डिफरेंस ऑफ अ 2 यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है। फिर बोला है द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट इज अ यूनिट वेक्टर, उनका रिजल्टेंट भी यूनिट है, मतलब r बराबर भी 1 होगा। तो बस अब मैं इसको बैठा दूंगा, तो स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो r को 1 1 1 2 कॉस थीटा, तो 1 से 1 कटा तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, ओके। तो चलिए अगले सवाल की ओर। नाउ ये अगला सवाल, द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मान लो 2 वेक्टर ए एंड बी है, तो उनका क्या दिया है, सम है ना, का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, माइनस के मैग्नीट्यूड का, राइट है। अब आपको पता ही है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, इसको इधर ले आएंगे तो 4ab कॉस थीटा बराबर 0। ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं है, तो देयरफॉर क्या 0 हो सकता है, तो कॉस थीटा ही 0 है, मतलब थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। नाउ ये अगला सवाल है, 2 वेक्टर्स p and q has sum of 18 and their resultant is 12. The resultant is perpendicular to the smaller vector, then find the value of p and q. देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। नाउ अब ध्यान से देखना, मैं किसी एक को स्मॉलर मान लेता हूँ, चलो p को स्मॉलर मान लेता हूँ, तो p छोटी वेक्टर है, ठीक, ये है p वेक्टर, ठीक। इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट को आनी है, ये मान लो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, तो q वेक्टर किधर रहा होगा, तो इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए, इसको रिजल्टेंट बनाने के लिए q वेक्टर को इधर ही एक्ट होना होगा, ताकि तभी जाकर इसके डायगोनल में ये आ पाएगा, यानी q वेक्टर डायरेक्शन ये रहेगा। नाउ अब इसके बीच का एंगल को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ। नाउ अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ से tan, राइट है, ये पूरा थीटा है और ये वाला एंगल में 90 है, राइट है, तो यहाँ से आपको पता है मैंने अल्फ़ा यानी अल्फ़ा 90 है, तो tan 90 क्या लिखे थे, किस पे है, p पे है, तो आपको लिखना सिखाए थे कि जिस पे होगा थीटा उसको रखना है, उसके बाद प्लस q साइन थीटा बाय q कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिखना सिखाए थे हमने। जिस पे थीटा होगा उसको अकेले रखना है, अब दूसरा को साइन और कॉस में लिखना है। और tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है। अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी क्या, p प्लस q कॉस थीटा 0 होगा, यानी यहाँ से q कॉस थीटा क्या होगा, माइनस p होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नोट कर देते हैं। नाउ अब यहाँ से मैं रिजल्टेंट लिखता हूँ, तो r बराबर क्या होगा, तो r बराबर होगा r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और q कॉस थीटा क्या आया, माइनस p आया, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
प्लस 2p इंटू माइनस पी, यानी 2p², यानी यहाँ से आएगा q² माइनस p²। तो यहाँ से आ गया q प्लस p और q माइनस p, राइट है। अब ध्यान से a² में b², ये r² का वैल्यू आ गया। नाउ r रिजल्टेंट दिया है आपका, क्या दिया है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। नाउ दोनों का सम दे दिया है 18, तो दोनों का 18 कर देंगे इंटू q माइनस पी कर देंगे। 18 ये 144 होगा, तो 8 बार में कटेगा, तो q माइनस पी कितना आ गया, तो q माइनस पी आ गया 8, और q प्लस पी ऑलरेडी आपको पता था कितना है 18, इनको जोड़ देते हैं तो p कट जाएगा और क्या आ जाएगा 2q इज इक्वल टू 26, तो q इक्वल टू 13, तो q कितना आ गया q 13। जैसे q 13 आ गया और दोनों का एडिशन 18 दिया है, मतलब p का वैल्यू 5 है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, समझ में आया ना इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।